मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 1st to 7th नवंबर 2023 के। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहती हूँ। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि सैटरडे को वीकली करंट अफेयर्स अपलोड करती हूँ और बाकी के 5 दिन जो हमारे एमसीक्यूज वीडियोस होती हैं वो पोस्ट करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि फर्स्ट एक वीक के मैंने स्टार्ट किए हैं नवंबर में, कि जैसे 1 से 7 फिर 8 से 15। तो दोनों में से क्या बेटर ऑप्शन है वो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या ज्यादा सूटेबल है, हम वो फॉलो कर लेंगे। तो प्लीज इस बारे में मुझे बताइएगा। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल न्यूज की। फर्स्ट न्यूज इज अबाउट ईसीआई ने एक एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इसमें क्या है कि इलेक्शंस के बारे में बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जाए। इलेक्टोरल लिटरेसी उनको जो है वो उनकी बुक्स में, उनके करिकुलम में इंक्लूड की जाए, जो भी उनकी स्कूल बुक्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वोटर एजुकेशन को इंक्लूड करना, इलेक्टोरल लिटरेसी को इंक्लूड करना 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी स्कूल्स में। तो इसमें क्या है, जो स्टडी मटेरियल है वो एनसीईआरटी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूडेड होगा और जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनको भी एडवाइस किया जाएगा कि वो भी अपनी जो स्टेट एजुकेशन बुक्स हैं उसमें भी ये चीज इंक्लूड कीजिए। राइट टू वोट है जो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 326 आर्टिकल 326 में गारंटी किया गया है। और इंडिया में जो वोटिंग एज है पहले वो 21 ईयर्स होती थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 1988 में ये एक्ट इनैक्ट किया गया था, उसने 18 ईयर से ये एज कर दी। तो अभी जो वोटिंग एज है वो 18 साल है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज है एनकोर के बारे में। एनकोर क्या है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही एक सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन किया है। किसके लिए, जो कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट्स जो जिनको आप वोट देते हो उनके बारे में और जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसके बारे में पूरी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एनकोर के थ्रू जो है वो मैनेज करेंगे। एनकोर की फुल फॉर्म क्या है, इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि सीमलेस फैसिलिटी, यानी कि कोई बिना रुकावट के आपको फैसिलिटी मिले रिटर्निंग ऑफिसर्स को और जो कैंडिडेट्स हैं जो फाइल करते हैं अपनी नॉमिनेशन की, हम इलेक्शंस में खड़ा होना चाहते हैं, तो कैंडिडेट की नॉमिनेशन को प्रोसेस करना, एफिडेविट हो गया, वोटर टर्नआउट, कितने लोगों ने वोट की, वोटिंग की काउंटिंग, उसके बाद रिजल्ट जो है वो सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डेटा मैनेजमेंट, ये सारी चीजों के बारे में उनको प्रोसेस करना इजी होगा। उसके बारे में फैसिलिटी मिलेगी रिटर्निंग ऑफिसर्स को। जो एनकोर है ये, इसकी काउंटिंग एप्लीकेशन जो है ये एंड टू एंड एप्लीकेशन है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, कि जो भी वोट्स पोल हो उनको डिजिटाइज किया जाए। जो राउंड वाइज डेटा है कि इस राउंड में इतनी वोट्स हुई, उसको टेबल फॉर्मेट में किया जाए। टेबुलेट होता है टेबल फॉर्मेट, और उसके बाद अलग अलग जो रिपोर्ट्स है काउंटिंग की वो पेश जो है निकाली जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनकोर की फुल फॉर्म भी और किसका ये इनिशिएटिव है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने WFI 2023 ऑर्गेनाइज किया है। क्यों, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट करने के लिए। मिलेट्स होते हैं जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गई, जवार हो गया, इनको मिलेट्स बोलते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने इस वर्ल्ड फूड इंडिया के थ्रू इंडिया को एज अ फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड शोकेस करने की जो उनका एम था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो है 2nd एडिशन था उसको इनॉग्रेट किया। पहला एडिशन हुआ था इसका 2017 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस बार का इसका जो पिलर था, जो WFI 2023 था, मेन फोकस किस पिलर पे था, एक्सपोनेंशियल फूड प्रोसेसिंग पोजीशनिंग इंडिया एज ग्लोबल हब। तो ये मेन पिलर था जिस पर ये फोकस किया WFI 2023 ने। नेक्स्ट न्यूज है एंटी डिफेक्शन के बारे में। सो डिफेक्शन जो है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में हो, किसी भी कैंडिडेट की हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की हो,
तो उसके रिगार्डिंग आपको ये एक तो ध्यान रखना है स्टेटिक पॉइंट की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल है जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ है। जो पार्लियामेंट का कोई मेंबर है चाहे कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, उनकी डिफेक्शन के रिगार्डिंग जो भी डील करना है कैसे करना है वो 10th शेड्यूल में मेंशन्ड है। इसके बारे में आपको पता होगा कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं और सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है उनके स्पीकर होते हैं, उनके पास फाइनल पावर होती है जो एंटी डिफेक्शन के बारे में। रिसेंटली ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को एक ऑर्डर दिया है कि आपको जो डिफेक्शन का केस है उस पर 3 महीने के बीच में आपको डिसाइड करना है। और इसके लिए उन्होंने किशन मेघचंद्र सिंह वर्सेस मणिपुर स्पीकर 2020 केस जो था वो रेफर किया था। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्पीकर है वो ठीक है, वो ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करते हैं 10th शेड्यूल में, लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई पीरियड मेंशन नहीं है कि आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए उसको पोस्टपोन करते हैं। विद इन रीजनेबल पीरियड आपको क्या करना है उसको डिसाइड करना है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टेट डीजीपीज की अपॉइंटमेंट के लिए नई गाइडलाइंस जो है वो जो पुरानी गाइडलाइंस थी उनमें वो चेंजेस करके नई गाइडलाइंस जो है निकाली है। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, एक तो ये कि जो डीजीपीज होते हैं स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो ठीक है स्टेट इनको वो करता है, लेकिन यूपीएससी जो है वो नाम रिकमेंड करता है। यूपीएससी गाइडलाइंस है जो अभी उन्होंने ये जरूरी किया है कि जो भी कैंडिडेट डीजीपी की पोजीशन के लिए एलिजिबल होंगे उनके पास कम से कम 6 महीने का एक्टिव सर्विस जो है पड़ा हो, यानी कि उनकी जो रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट में भी कम से कम 6 महीने हो। इससे क्या होगा कि जो अपॉइंटेड डीजीपी होगा उसके पास एक रीजनेबल पीरियड होगा कि वो सर्विस दे सके। सो शॉर्ट टेन्योर्स भी नहीं होंगे, ये नहीं कि किसी की रिटायरमेंट में 2 महीने ये डीजीपी बन गए तो सिर्फ 2 ही महीने का ही काम जो टाइम उनको मिला, तो उनके पास रीजनेबल पीरियड नहीं होता काम करने का। और इसके साथ साथ जो स्टेट पुलिस फोर्सेस है उनकी लीडरशिप में स्टेबिलिटी भी आएगी। तो नई जो गाइडलाइंस है वो ये बोलती है कि जो ऑफिसर्स के पास 25 साल का एक्सपीरियंस हो उनको डीजीपी जो है अपॉइंट किया जाएगा। पहले क्या थी, मिनिमम 30 इयर्स की थी, अभी क्या कर दी 25 साल की, पहले 30 साल की थी अभी 25 की हो गई। और जो लिस्ट है वो यूपीएससी को जो डीजीपी पहले है, जो अभी मान लो कोई डीजीपी है वो रिटायर होने वाला है, जिनकी जगह पर नया डीजीपी अपॉइंट होगा तो उनकी पहले वाले की रिटायरमेंट से कम 6 महीने पहले यूपीएससी को लिस्ट देनी होगी। एक एम्पैनलमेंट कमेटी जो है वो बनाई जाएगी जिसके हेड होंगे यूपीएससी चेयरमैन और यूनियन होम सेक्रेटरी भी होंगे, उसमें स्टेट चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, स्टेट के डीजीपी होंगे, चीफ होंगे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सारी कमेटी जो है वो एक इसमें सिलेक्ट करेगी। और इस जो इम्पैनलमेंट कमेटी है ये एक पैनल जो है 3 ऑफिसर्स का सिलेक्ट करेगी, जो डीजीपी के लिए 3 ऑफिसर्स का पैनल सिलेक्ट करेगी मेरिट के बेस्ड पर। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं ऑपरेशन शीशा के बारे में। ऑपरेशन शीशा का रिसेंटली चौथा फेज जो है लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ये क्या है ऑपरेशन शीशा, ये इंडियन कस्टम्स का है जो कि रिलो एशिया पैसिफिक और रिलो मिडल ईस्ट के साथ कोलैबोरेशन में करते हैं। इसका एम क्या है, जो टिम्बर है उसके इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करना, जिसमें रेड सेंडर्स भी इंक्लूडेड है क्योंकि रेड सेंडर्स काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी इलीगल ट्रेड भी होती है काफी लेवल पर, बड़े लेवल पर, तो ये इंक्लूडेड है इसमें। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये भी बोला है कि इलिसिट ट्रेड जो है रेड सेंडर्स का, उस पर जो है अगर हम उसको कंट्रोल करेंगे उसके साथ साथ जो बाकी का फ्लोरा फोना है, फ्लोरा होता है प्लांट्स हो गए जो, और फोना होता है कोई एनिमल बर्ड्स हो गए, तो वो भी उन्होंने एम्फेसिस किया कि उनको भी बचाना है, उनको भी प्रिजर्व करना है।
आगे बात करते हैं यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी कि यूसीसीएन की। रिसेंटली मध्य प्रदेश की सिटी ग्वालियर और केरला की कोझिकोड या कोझिकोड, इनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जगह मिली है। कोझिकोड या कोझिकोड इसको सिटी ऑफ लिटरेचर भी बोला जाता है। ये एनुअल केरला लिटरेचर फेस्टिवल का परमानेंट वेन्यू भी है, हर साल यहीं पे होता है और बहुत सारे बुक फेस्टिवल्स भी होते हैं यहाँ पर। और जो ग्वालियर है इसको सिटी ऑफ म्यूजिक बोला जाता है। जो ग्वालियर घराना है हमारा सबसे पुराना हिंदुस्तानी म्यूजिकल घराना, उसका भी बर्थ प्लेस माना जाता है ग्वालियर को। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की, ये 2004 में बना था। इसका जो यूसीसीएन का टैग है ये उस सिटी को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन भी देता है और उससे क्या होगा, किसी भी सिटी की प्रसिद्धि बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। अगर हम बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका एम क्या है, शांति के कल्चर को बिल्ड करना, गरीबी को जो है हटाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, इंटरकल्चरल डायलॉग एस्टैब्लिश करना, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस हो, कल्चर और कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन, सभी के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप इसका सोर्स भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट स्मार्ट की। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रोजेक्ट स्मार्ट की प्रोग्रेस को रिव्यू किया है, तो ये न्यूज में था। प्रोजेक्ट जो स्मार्ट है इसका क्या एम है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे जो है स्टेशन है उसके आसपास के एरिया को डेवलप करना, सो दैट जो आने जाने वाले लोग हैं या कोई भी स्टेक होल्डर्स है उनकी कन्वीनियंस बढ़ाई जाए, उनको हेल्प हो, उनको ज्यादा सहूलत दी जाए और जो उस स्टेशन एरियाज के आसपास का एरिया है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया है, किसके लिए, टेक्निकल कोऑपरेशन विद जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के लिए, सो दैट वो 4 मॉडल हाई स्पीड रेलवे स्टेशन को डेवलप कर सके। कौन कौन से है वो, एक तो है गुजरात का साबरमती, गुजरात का सूरत, महाराष्ट्र में विरार और थाने। तो ये चारों स्टेशन जो है वो डेवलप किए जाएंगे। आगे हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन होती है उसके बारे में डेटा जो है वो मांगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है 2017 में इंट्रोड्यूस की गई थी एक फाइनेंस बिल के थ्रू और 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो बेसिकली क्या है, मान लो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को कुछ डोनेट करना चाहते हो पैसे, तो उसमें क्या है आप एसबीआई में जाओगे। क्यों, क्योंकि एसबीआई ही अकेला ऑथराइज्ड बैंक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने के लिए। तो एसबीआई में आप जाओगे, वहां पर आप जितने पैसे जो है वो डोनेट करना चाहते हो उसके बदले में वो आपको जो है बॉन्ड इशू कर देंगे, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड बोला जाता है। वो जो बॉन्ड्स है 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इनकी डिनोमिनेशन में जो है अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा वो आप जाकर पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे। वो पॉलिटिकल पार्टी जो है बैंक में जाकर वो वहां से पैसे निकाल सकती है। यहाँ पर आपको एक 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि जो बेरर होगा, जिसका नाम होगा इलेक्टोरल बॉन्ड पर या जिसके अगेंस्ट वो जो है इशू होगा, उसी को वो पे करना है ऑन डिमांड, और ये इंटरेस्ट फ्री है। इसपे ये नहीं है कि आज आपको दे दिया, आपने इतना टाइम रख लिया तो उस पर ब्याज मिलेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, कोई भी इंडियन सिटीजन है उसको खरीद सकता है, या फिर कोई भी एंटिटी वो अगर इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है वो उसको खरीद सकता है। ये इंडिविजुअली भी खरीदा जा सकता है और ज्वाइंटली भी, कि एक से ज्यादा इंडिविजुअल या एक से ज्यादा एंटिटी जो है एक साथ मिलकर भी खरीद सकते हैं। 15 कैलेंडर डेज के लिए वैलिड है। जिस दिन इशू हो गया उसके 15 दिन बाद तक ये वैलिड है। जो पॉलिटिकल पार्टीज सेक्शन 29A जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 29A है, उसके अंडर जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है सिर्फ वही जो है एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। और इसके साथ एक और कंडीशन है कि जो लास्ट जो है लोकसभा की इलेक्शन हुई थी, जनरल इलेक्शन, वहां पर
क्या है, कम से कम उनको जितनी वोट्स पोल हुई है 1% उनको वोट मिले हो तो वो एलिजिबल होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। इसके साथ साथ जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है डिजिटली भी आप खरीद सकते हो, चेक के थ्रू भी खरीद सकते हो। जो इसकी एनकैशमेंट है यानी कि पैसे जो इसके बदले में आपको मिल रहे हैं वो सिर्फ ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट के थ्रू ही आप ले सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट होगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अपना बैंक अकाउंट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज करना होता है जब भी वो नॉमिनेशन वगैरह करते हैं, सो दैट सारी जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुंचे। आगे बात करते हैं वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो लॉन्च करेगा। इसमें क्या है, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है डॉक्टर्स में, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स है, उनको क्या है एक आईडी अलॉट होगी। इस आईडी में उनकी सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन होगी। ये जो आईडी है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन होगी और हर डॉक्टर को अलग से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है क्या ऑब्जेक्टिव है, किसने इशू किया है। देन है विजन इंडिया @2047 प्लान, जो 2027 में इंडिया की क्या पोजीशन होगी, क्या हम विजन कर रहे हैं, इंडिया को कैसे देख रहे हैं 2047 में, वो एक प्लान जो है वो बना है। इसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के सीईओ जो है वीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने बोला है कि एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो बन रहा है जो कि दिसंबर 2023 तक जिसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। इसमें क्या है कि इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस देनी है, क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड होगी। और फोकस क्या है कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है 2047 तक, और ये भी है कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में स्लिप ना हो जाए। आगे बात करते हैं आर्टिकल 310 की। ये क्यों न्यूज में था, रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक जो आर्मी पोजीशन है उसको अबॉलिश किया है, तो इसके लिए आर्टिकल 310 था जो वो मेंशन्ड था। तो आर्टिकल 310 क्या है, कोई भी अगर आप यूनियन की सिविल सर्विसेज में हो या डिफेंस सर्विसेज में हो या फिर किसी स्टेट की सिविल सर्विस में या फिर स्टेट उसमें हो डिफेंस सर्विस में, तो अगर आप यूनियन की सर्विस में हो तो जो आपकी पोजीशन है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक सेफ है। और अगर आप स्टेट की पोजीशन होल्ड करते हो तो आप जो है वो पोजीशन होल्ड करोगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये न्यूज में था। आगे बात करते हैं नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम की। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम जो है ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL ने इंट्रोड्यूस किया है। ये क्या है कि सिलेंडर्स की जो आपका कन्वेंशनल कुकिंग मेथड, आप सिलेंडर यूज करते हो, चूल्हा यूज करते हो, जो स्टोव गैस स्टोव यूज करते हो, उसकी जगह पर आपने क्या करना है, इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव जो है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है वो आपने यूज करना है। इसकी मदद से वो ये बोल रहे हैं एक तो कि ये यहाँ पर आप कॉस्ट भी सेव कर सकोगे और दूसरा इन्वायरमेंट के लिए भी इसका फायदा है और तीसरा जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी हेल्थ इफेक्ट्स हैं इसके। EESL की अगर बात करें, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की, ये 2009 में स्थापित हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको प्रमोट करती है। ये नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर एक मिशन है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली मेन आर्म भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं स्वीप की, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्वीप क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। किसके लिए, एक तो जो वोट देने वाले लोग हैं, वोटर हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, वोटर अवेयरनेस के लिए और वोटर लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हमने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ जो MOU भी साइन हुआ है, वही चीज यहाँ पर रिपीट भी की गई है। 6th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बुक्स में जो है चीजें ऐड करने के लिए। आगे बात करते हैं कोस्टा सिरेना की। कोस्टा सिरेना क्या है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो है कोस्टा सिरेना की डोमेस्टिक सेलिंग लॉन्च की। अब कोस्टा सिरेना क्या है, इंडिया में पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइनर लॉन्च हुई है। कहां पर हुई है, मुंबई में।
ये जो क्रूज इनिशिएटिव है, ये देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंडर जो है लॉन्च किए गए हैं, तो इसका नाम इसके अंडर किए गए हैं, चीजें आपको ध्यान में रखनी है कहाँ पर किए गए हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश ने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किए हैं। कौन कौन से? एक है अखाउरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा है खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लिंक लाइन, और तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2। इसमें क्या है, क्या हेल्प होगी? एक तो दोनों देशों में जो है कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, एनर्जी सिक्योरिटी भी इंप्रूव होगी। अगर हम बात करें अखाउरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये है अगरतला वाली जो अगरतला है, ये है त्रिपुरा में अगरतला, और इसके बाद आपको किसके साथ कनेक्ट करना है? अखाउरा के साथ। तो ये है बांग्लादेश में। तो ये सारा जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है, ये अगरतला अखाउरा रेल लिंक है। यहाँ पर आपको अखाउरा की आप लोकेशन भी देख सकते हो बांग्लादेश की। इससे क्या होगा, दोनों देशों में जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है, दोनों देशों में जो बिजनेस है वो भी प्रमोट होगा, और जो ट्रैवल टाइम है, जितना आपको इस जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता था, वो भी कम होगा। अगरतला और कोलकाता में भी कम होगा, ढाका के वाया आपको जो है आप जा सकोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड है खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, 65 किलोमीटर की एक चौड़ी वाइड गेज रेल जो है वो बनाई जाएगी, जो कि मोंगला पोर्ट को खुला रेल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगी। तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये है बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में 1320 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट है। जब ये कंप्लीट हो गया तो ये क्या है, बांग्लादेश में एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा। आगे बात करते हैं ब्यूटी वर्ल्ड मिस मिडल ईस्ट 2023 की, जो कि 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था। और ये ब्यूटी, हेयर, फ्रेग्रेंस और वेलबींग जो है उसका लार्जेस्ट ट्रेड फेयर है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर हुआ था। आगे बात करते हैं FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने केमन आइलैंड्स को ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये है क्या, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स सेट करती है मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसके हेडक्वार्टर्स है फ्रांस के पेरिस में। जो FATF है इसने रिसेंटली बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में ऐड किया है और केमन आइलैंड को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया है। अब ग्रे लिस्ट क्या है, FATF के कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो अगर आप उनको मीट ना करो, उसको सेटिस्फाई ना करो, तो वो जो कंट्री है उसका नाम FATF जो है ग्रे लिस्ट में ऐड कर देती है। अब वो जो रिस्ट्रिक्शन या फिर कौन से प्रोटोकॉल्स है, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग है, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आपको केमन आइलैंड की जो लोकेशन है आप दे सकते हो। यहाँ पर है क्यूबा, यहाँ पर हाइती है, यहाँ पर जमाइका है और ये कैरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, USA है, यहाँ पर मेक्सिको है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। तो ये आपको लोकेशन भी थोड़ी सी पता होगी तो इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने। आगे हम बात करते हैं ब्लेचले डिक्लेरेशन की। ये क्या है, फर्स्ट एग्रीमेंट है दुनिया का ब्लेचले डिक्लेरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि रिसेंटली जो यूनाइटेड किंगडम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हुई है वहां पर साइन किया गया है। ये जो डिक्लेरेशन है ये ब्लेचले पार्क के नाम पे इसका नाम दिया गया है, जो कि वेन्यू था यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट के वेन्यू का। और ये ब्रिटेन के कोड ब्रेकिंग सेंटर का जो कोड ब्रेकिंग सेंटर है था दूसरे विश्व युद्ध में, उसके लिए जाना भी जाता है, जो ब्लेचले पार्क है। ब्लेचले डिक्लेरेशन जो है यूरोपियन यूनियन और 28 और देशों ने साइन किया, जिसमें इंडिया भी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने ब्लेचले डिक्लेरेशन साइन की है तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट करेक्ट है।
इसके साथ और कौन से मेजर देश है? यूएसए है, यूके है, चाइना है, फ्रांस है, सऊदी अरेबिया और यूएई। आगे हम बात करते हैं लीगल आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड रिटर्न मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस की, जो कि रिसेंटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने ऑर्गेनाइज की है डेनमार्क की जो कोपेनहेगन है वहां पर। तो जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग दुनिया में जो माइग्रेंट्स हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन जो लोग हैं वो उनकी लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं। तो आप मान लो इंडिया से कहीं और आपको माइग्रेट करना है, आप जाते हो तो आपके पास आप इलीगली जा रहे हो। तो ऐसे ही 1 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में जिनके पास लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका एम क्या है? जो कंट्रीज ऑफ ओरिजिन है, जहां से कोई भी इंसान, मान लो ए पर्सन है वो इंडिया से मान लो वो गया कनाडा में, तो जो है कनाडा में वो गया, इसके वो जो इसकी इंडिया है वो उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन हो गई और कनाडा हो गई उसकी कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। तो दोनों कंट्रीज में जो है डायलॉग फैसिलिटेट कराएगा ये कॉन्फ्रेंस, वो इसका एम था। आगे बात करते हैं इस्थमस ऑफ करार लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट की, इसकी भी आप लोकेशन देख लीजिए पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अंडमान सी, यहाँ पर जो है ये अंडमान सी है। ये जो रेड डॉट से आपको दिखाया है ये है करार इस्थमस और यहाँ पर है गल्फ ऑफ थाईलैंड। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने ये क्यों दिखाई है वो आपको बताती हूँ। सो पहले क्या था, एक 90 किलोमीटर लंबी केनाल जो है वो बननी थी अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से बनाने के लिए। अब क्या है, जो चाइना बैक्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बन गया है। ये जो एक बोल सकते हो एरिया है जिसको कनेक्ट करेगा और दोनों साइड्स पर, यानी कि अंडमान सी में भी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में भी दोनों साइड पर पोर्ट बनाए जाएंगे। तो इससे क्या है, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो बहुत ज्यादा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होल्ड करती है उसकी जो वैल्यू है वो खत्म, यानी कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसको आप बाईपास करके जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है या यहाँ पर जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट कर रहे हो। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया यहाँ से जो पास करती है एक नैरो सी लेन है, जो कि पूरी दुनिया की जो जितना भी बिजनेस होता है उसमें से 25% गुड्स का बिजनेस यहाँ से होता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं स्टॉर्म कियारन। स्टॉर्म मतलब तूफान। कियारन नाम का तूफान आया है रिसेंटली, कहां पर? यूरोप में, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत तूफान आया। इसमें नदरन फ्रांस के कुछ पार्ट्स, इंग्लैंड, स्पेन, नीदरलैंड, इनके कुछ पार्ट्स है जहां पर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ और बहुत सारे जो घर है, बहुत ज्यादा चीजें, प्रॉपर्टीज जो है डैमेज हो गई है। तो बस आपको इसका नाम याद रखना है कौन से एरिया में आया है। अब बात करते हैं स्टेट न्यूज की। सबसे पहले थ्रोन रूम जो है कोलकाता के राजभवन में, राजभवन है गवर्नर हाउस, उसका नाम अब सरदार पटेल जी के नाम पर रखा जाएगा। जो ब्रिटिश ईरा का ये है, तो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है थ्रोन रूम, ये अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर जो है नाम इसका दे दिया गया है, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर भी रहे हैं। जो थ्रोन रूम है नाम से आपको पता चल गया, जो भी पर्सनैलिटीज थी जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली हो गए, टीपू सुल्तान हो गए, ऐसी जो भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थी उनके जो थ्रोन थे, गद्दियां थी, जो उनके आप क्या बोलोगे, जो सिंहासन होते हैं जहां पर वो बैठते हैं, वो वहां पर थ्रोन रूम में रखे हुए हैं, उनकी कलेक्शन है। ये जो रूम है यहाँ पर महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोगों की जो मेन अच्छी पर्सनैलिटीज थी जो उनकी ऑयल पेंटिंग्स भी वहां पर है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के हंगल प्रोजेक्ट की। क्यों इसमें था? क्योंकि नॉर्वे ने रिसेंटली बोला है कि इंडिया के हंगल प्रोजेक्ट को हम सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली करेंगे, जो कि उत्तराखंड में चल रहा है। इसका एम क्या है? उत्तराखंड में हंगर इश्यूज को और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। प्रोजेक्ट का एम यही है, वुमेन लीडर्स को एम्पावरमेंट करना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना और इन्वायरमेंट को भी बचाना, सो दैट ये जो एरिया है इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है उत्तराखंड का,
वहां पर एक इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सके और लोगों को भी फूड जो है अवेल करवाया जा सके। आगे बात करते हैं, केरला जो है पहला राज्य बन गया है इंडिया में जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में हॉल मार्किंग सेंटर होगा। ये क्या करेगा, केरला को गोल्ड बिजनेस का हब बनाएगा। और इसका जो क्लेम है कि केरला बोलता है कि हम सबसे ज्यादा रिलायबल मार्केट है गोल्ड ऑर्नामेंट्स को खरीदने के लिए, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। तो जो हर जिले में जो है हॉल मार्किंग सेंटर्स होंगे। हॉलमार्क क्या है, जो सोने पर आपको लग के मिलता है, गारंटी की तरह, क्वालिटी अश्योर करता है। आगे है बन्नी फेस्टिवल। बन्नी फेस्टिवल क्या है, इसे लाठियों से जो है वो मनाया जाता है, स्टिक फाइटर, ये लाठियों से फाइट की जाती है। ट्रेडिशनल एक फेस्टिवल है जो कि दशहरा के दिन मनाया जाता है। वैसे तो ये विजयनगर एम्पायर में जो है लोग मनाते थे, ये अभी दशहरा के दिन मनाया जाता है। इस दिन क्या है कि जो पार्वती माता थी, जो देवी पार्वती थी, उनकी जीत है लॉर्ड मल्ला मल्लेश्वर स्वामी और गॉडेस पार्वती की किस पर, मन्नी और मल्लासुर जो राक्षस थे उन पर, जो लोगों को तंग करते थे। तो इसी याद में ये इसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए बन्नी फेस्टिवल मनाया जाता है। आगे है इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म। भारत का पहला लेवेंडर फार्म जो है वो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में बनाया जाएगा। लेवेंडर जो है ऐसा फूल दिखता है, बहुत सुंदर होता है। वैसे तो ये यूरोप का नेटिव है, यानी कि ओरिजिनली ये फ्लावर जो है यूरोप से है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIM जो है उन्होंने जम्मू डिवीजन जो है CSIR अरोमा मिशन के अंदर जम्मू डिवीजन के टेम्परेट रीजन में इंट्रोड्यूस किया था। और वहीं पर अब क्या है, इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म जो है वो बन रहा है। आगे बात करते हैं जो रिसेंटली आप आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत चिरायु योजना की। सो ये क्या है, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम का एक्सटेंशन है। चिरायु की क्या फुल फॉर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने आयुष्मान भारत की एक एक्सटेंशन जो है, आयुष्मान भारत चिरायु योजना जो है हरियाणा में वो लॉन्च की है। इसका एम क्या है कि जो भी आयुष्मान भारत के अंदर हेल्थ बेनिफिट मिलते थे वो पहले 1,80,000 इनकम थी जिनकी साल की, उनको मिलते थे, लेकिन अभी वो जो लिमिट है 3 लाख जिनकी सालाना आमदन है, उनको वो बेनिफिट्स जो है एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो ये न्यूज में था। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। सबसे पहले बॉन क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑन्को सर्सियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन। सो इसमें क्या है, जो सेनेगल है, सेनेगल देश, वहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो इनिशिएटिव है ग्लोबल ऑन्को सर्सियासिस नेटवर्क फॉर एलिमिनेशन यानी कि गॉन, उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ये जनवरी 2023 में गॉन लॉन्च हुआ था। इसके अंदर कंट्रीज को, अलग सभी देशों को एम्पावर किया जाता है कि वो ऑन्को सर्सियासिस का जो टारगेट है जो 2030 में सेट हुआ था उसको, उसकी तरफ जो प्रोग्रेस है उसको तेज करें। सो ये क्या है, जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज रोड मैप है WHO का, उसमें जो रोड मैप ये सेट हुआ था। ऑन्कोसर्सियासिस क्या है, इसको रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ये एक पैरासाइट है ऑन्कोसिर्का वॉल्वलस, इससे होता है, जो कि एक जो जैसे ब्लैक फ्लाई, जैसे काली मक्खी होती है, अगर वो इन्फेक्टेड है, उसने आपको बाइट कर लिया तो उससे क्या है, ये पैरासाइट आपकी बॉडी में आ जाएगा और उसके बाद जो है आपको ये बीमारी हो जाएगी। ये जो ब्लैक फ्लाई है, रिवर ब्लाइंडनेस की नाम दिया गया क्योंकि जो ये ब्लैक फ्लाई है, ये जो बहुत ज्यादा तेज फ्लोइंग रिवर होती है वहां पर इसकी ब्रीडिंग होती है। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिवर ब्लाइंडनेस है, ये पूरी दुनिया में सेकेंड कॉज है ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का, ट्रैकोमा के बाद। तो ट्रैकोमा भी हमने पहले बात की हुई है, ये भी बीमारी है जिसमें क्या है, आपकी आईसाइट जो है चली जाती है। आगे बात करते हैं लूसी मिशन की। लूसी मिशन नासा का एक मिशन है जिसका अपना पहला फर्स्ट फ्लाई बाई जो है अभी कंप्लीट किया है। कहां पर, एक एस्ट्रॉइड है डिंकी नेश नाम का, वहां पर
ये नासा का पहला ऐसा मिशन है जो कि जुपिटर के इल्यूसिव ट्रोजन एस्टेरॉइड को एक्सप्लोर करेगा। एस्टेरॉइड्स जो है, जो ऐसे जो एक प्लैनेट के साथ, एक ग्रह के साथ ऑर्बिट शेयर करते हैं, लेकिन जो ट्रोजन जो L4 जो लैग्रेंजियन पॉइंट्स है, जहां पर क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन होती है अर्थ की और किसी प्लैनेट की या सन की, वो मिनिमम होती है। तो वो L4 और L5 लैग्रेंजियन पॉइंट जो है वहां पर जो एस्टेरॉइड्स जो है वो ऑर्बिट करते हैं, उनको बोला जाता है ट्रोजन एस्टेरॉइड। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट के आसपास जो ऑर्बिट है, यहाँ पर एक पॉइंट होगा L4, एक होगा L5। इस पॉइंट्स पर जो है एस्टेरॉइड लोकेट होंगे, उनको बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड। जुपिटर के ऐसे ही एक ट्रोजन एस्टेरॉइड पर लूसी मिशन गया था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया, कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पिछले 12 साल में ये मिशन है, जो लूसी मिशन था, इसने बहुत सारे एस्टेरॉइड्स को एक्सप्लोर किया है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट है वहां पर घूमते हैं सन के अराउंड। और उसके बाद 10 ट्रोजन्स को भी एक्सप्लोर किया है, जिसमें 5 एस्टेरॉइड टारगेट थे और जो 3 थे उनमें से उनके सैटेलाइट्स भी थे। आगे बात करते हैं इजेक्टा हेलो की। इजेक्टा हेलो क्या है, इसकी पहले आप पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, जैसे सपोज ये विक्रम लैंडर है, ये जब वहां पर लैंड हुआ तो ये जगह पर इसने कुछ ना कुछ जो मिट्टी है या जो भी सरफेस पर चीज है उसको ये हटाएगा, एक जैसे गड्ढा कर देगा वहां पर। तो जो यहाँ से जो मटेरियल होता है वो क्या है, सारी डायरेक्शंस में चला जाता है और एक अलग पैटर्न बन जाता है इस क्रेटर के आसपास। तो बस ये है इजेक्टा हेलो। अब इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल था विक्रम, उसने भी एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर इजेक्टा हेलो जनरेट किया है लूनर मटेरियल का। विक्रम जो लैंडर है, ये चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ था, आपको पता है। इससे भारत ने रिकॉर्ड भी सेट किया है, पूरी दुनिया में पहला देश बना चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला, सेफ लैंड करने वाला, जो सॉफ्ट लैंड करने वाला। जब वो डिसेंट स्टेज में था, यानी कि वो इस पे लैंड कर रहा था, उस टाइम पे जो थ्रस्टर्स थे या कॉन्सिक्वेंट लैंडिंग जो हुई, बहुत सारे अमाउंट में जो चांद का सरफेशियल एपी रेगोलिथ मटेरियल था, वो क्या है, साइड हो गया था, जिसकी वजह से एक इजेक्टा हेलो बन गया। ये एक इरेगुलर है, ऑब्वियसली कोई शेप तो जरूरी नहीं है इसकी फिक्स होगी। बहुत ही ब्राइट पैच है जो कि लैंडर के आसपास बनता है। इजेक्टा हेलो जो है, ये एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोई भी मीटियोराइट या एस्टेरॉइड है, जब वो चांद के सरफेस पर आया तो क्रेटर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, वहां से कोई चीज आई तो यहाँ पर क्या खड्डा बन गया, क्रेटर बन गया, जिसमें क्रेटर बोल देते इस खड्डे में जब पानी भर गया तो वो क्या है, क्रेटर क्रिएट कर देगा। वैसे ही जो ये इजेक्टा है, इजेक्टा क्या होता है, इजेक्टा हेलो क्या है, जब लैंडर वहां पर लैंड किया, उसने उस जगह पर जो आप बोल सकते हो कोई होल बनाया या कोई भी आप बोल सकते हो कोई शेप क्रिएट कर दी, उससे जो मटेरियल है वो बाहर जो चारों डायरेक्शन में चला गया, उसको बोलते हैं इजेक्टा। ये इजेक्टा रॉक, सॉइल, डस्ट कुछ भी हो सकती है। सो इजेक्टा जो है पूरी डायरेक्शन में जाएगा ऑब्वियसली। जैसे यहाँ पर गिरा तो यहाँ से मटेरियल चारों डायरेक्शन में जाएगा और ये जो पैटर्न बनता है यहाँ पर जो, उसको बोलते हैं इजेक्टा हेलो। तो ये क्या है, डेब्रिस होता है कोई, जैसे आप बोल सकते हो डेब्रिस कूड़ा होता है। जैसे कूड़ा यहाँ पर इसलिए बोलते हो डेब्रिस को, जो बचा हुआ है कि टिपिकल यहाँ से जो मटेरियल गया उसका बना होता है। और ये जो मटेरियल है इससे जो डिस्प्लेस हुआ वो क्या है, बहुत ज्यादा जगह पर एक्सटेंड भी हो सकता है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं इन्फ्यूज मिशन की, जो कि नासा ने लॉन्च किया है। इसका मिशन का एम क्या है, जो टिग्नस लूप है उसकी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इमेजिंग करनी। अब टिग्नस लूप क्या है, टिग्नस लूप ऐसे किसी स्टार का बाकी का बचा पोर्शन है जो कि किसी टाइम पे सूरज के 20 गुना बड़ा था, तो उसका बचा हुआ हिस्सा है जिसको टिग्नस लूप बोलते हैं। अब वो जो टिग्नस लूप है उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इमेजिंग करेगा, सो दैट
हम क्या करेंगे, जो सुपरनोवा जब वो इंटरेक्ट करता है किसी भी मीडियम के साथ, उसको हम जो उससे शॉक फ्रंट्स हो उसको स्टडी करेंगे। अब सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? जब कोई भी स्टार एक्सप्लोड करता है, फटता है, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा। तो जब भी सुपरनोवा जो है वो एक्सप्लोड करता है, इंटरस्टेलर मीडियम के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके शॉक फ्रंट को हम स्टडी करेंगे हिग्स लूप की इमेजिंग करके। आगे बात करते हैं, रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्या है, परमिशन मिली है इन स्पेस से कि वो खुद का एक सैटेलाइट जो है लॉन्च करेंगे। इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। प्रोजेक्ट में क्या है, SSENUSAT डेवलप किया जाएगा, जो कि सर सैयद अहमद खान के नाम पर रखा जाएगा। सैटेलाइट क्या है, एक 3U ट्यूबसैट होगा, जिसमें के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें क्या है इंडिया की सबसे गरीब जिलों की स्टडी की जाएगी सैटेलाइट की इमेजेस को यूज करके, और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी कंडीशन को। आगे है थेलियम पॉइजनिंग। थेलियम पॉइजनिंग क्या है? थेलियम एक चीज है, एक टॉक्सिक मेटल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 81। वो अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी जहरीलेपन के लिए जाना जाता है, और ये नेचर में ऐसे नहीं मिलता कि आपको फ्रीली मिल जाएगा। थेलियम पॉइजनिंग के कुछ अभी केसेस देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, स्पेशली महाराष्ट्र में। थेलियम को पॉइजनर्स पॉइजन भी बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं जिका वायरस की। इसके भी कुछ जो है डिटेक्ट किया गया है मॉस्किटो के सैंपल्स में, कर्नाटका के बेंगलुरु में। जिका वायरस क्या है, एडिस मॉस्किटो से जो है स्प्रेड होता है, जो अगर आपको काट ले, वही मॉस्किटो है जिससे डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर होता है। और अगर मान लो ये प्रेग्नेंट लेडी को हो गया, तो उसके जो पेट में बच्चा है, फीटस है, उसको भी ट्रांसमिट हो जाता है, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अकॉर्डिंग के थ्रू लगा लो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू लगा लो, तो वैसे भी ये फैल सकता है। अब बात करते हैं एनवायरमेंट के रिलेटेड न्यूज की। सबसे पहले है गुंडला ब्रह्मनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्यों न्यूज में था? रिसेंटली 50 से भी ज्यादा घास की जो स्पीशीज है वो आइडेंटिफाई की गई है। ग्रासेस आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रासलैंड मैनेजमेंट के सर्वे में, GBWS में, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो गुंडला ब्रह्मनेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कुरनूल और प्रकसम जिलों में, आंध्र प्रदेश के, उनके बीच में स्थित है। ये दो पहाड़ियां जो हिल पासिस है उनके बीच में लाई करता है, जिनका नाम है नंदी कनुमा और मंत्रालामा कनुमा। गुंडला कामा नदी जो है वो गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू नदी बहती भी है। आगे बात करते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर द रिवर डॉल्फिन्स की। सो रिसेंटली 11 एशियन और साउथ अमेरिकन देश है जिन्होंने ग्लोबल डिक्लेरेशन साइन की है कि जो भी रिवर डॉल्फिन की 6 बची हुई स्पीशीज है, हमने उसको प्रिजर्व करके रखना है। अब वो जो देश है जिन्होंने डिक्लेरेशन अडॉप्ट की है, कौन कौन से है? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वेडर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया भी इसका पार्ट है। जो ये 6 स्पीशीज है रिवर डॉल्फिन की, वो कौन कौन सी है? अमेज़न रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, गेंजीज रिवर डॉल्फिन, इरावदी रिवर डॉल्फिन, टुकुक्सी रिवर डॉल्फिन और यांगजे रिवर डॉल्फिन। सभी की सभी जो स्पीशीज है ये IUCN के अकॉर्डिंग या तो इंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अरालान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। इसकी सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए। अरालान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पर है, जो केरला है इसके नदरन मोस्ट जो प्रोटेक्टेड एरिया है कन्नूर जिले में, वहां पर है। यहाँ पर कुछ माओइस्ट ने जो है फायरिंग कर दी थी, जो फॉरेस्ट वॉचर्स थे, तभी ये न्यूज में था। तो बस ये आपको ये ध्यान रखना है। अरालान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? केरला में। आगे है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है उत्तर प्रदेश में। ये क्यों न्यूज में थी? ब्लैक स्टॉक वहां पर देखे गए हैं, जो कि काफी रेयर है, आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। एक बड़ा पक्षी है जो क्या, वैसे तो ये स्वैम्पी, कॉनिफेरस और मिक्स्ड फॉरेस्ट में रहता है, और ये क्या करता है, जो यूरोपियन पॉपुलेशन है, यूरोप से जो है वो विंटर्स में ट्रॉपिकल सब सहारन अफ्रीका में आ जाती है माइग्रेट करके, और एशियन पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में आ जाती है माइग्रेट करके। और IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो IUCN स्टेटस इनका है
लीस्ट कंसर्न। देन है महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की न्यूज में था क्योंकि गोवा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जो है टाइगर रिजर्व नहीं नोटिफाई किया। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है प्रोटेक्टेड एरिया है गोवा में, वेस्टर्न घाट्स में, साउथ इंडिया के। जो महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंटरनेशनल बर्ड एरिया भी है और ये महादेव रिवर बेसिन का पार्ट भी है। आगे बात करते हैं देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पर ढोले देखा गया है। ढोले जो है ये लोमड़ी की तरह दिखता है, ऐसा दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसकी लोकेशन देखिए, यहाँ पर है देवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़ीसा का। ये जूम्ड व्यू दिखाया गया है आपको। ये उड़ीसा में है। यहाँ पर ढोले जो है काफी अभी देखा गया, जो कि काफी रेयर है। ढोले वाइल्ड एशियन कार्निवोर है, डॉग फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि इंडिया, नेपाल, भूटान और थाईलैंड में है और इसका आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 6th एडिशन की, जो कि रिसेंटली इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ है। आईएसए असेंबली जो है ये टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आईएसए की, जहां पर हर मेंबर कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है और आईएसए का हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में ही है। कहां पर? गुरुग्राम में। आगे बात करते हैं हॉक सिस्टम की, जिसकी फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हॉक सिस्टम लॉन्च किया। इसमें क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल्स और वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी का जो डेटाबेस है उसको इंटरलिंक करके मैनेज किया जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे है व्हाइट हाइड्रोजन। ये क्यों न्यूज में थी? साइंटिस्ट ने रिसेंटली व्हाइट हाइड्रोजन के लार्ज रिजर्वॉयर डिस्कवर किए हैं। कहां पर? फ्रांस में। अब व्हाइट हाइड्रोजन क्या है? इसको नेचुरल हाइड्रोजन, गोल्ड हाइड्रोजन या जियोलॉजिकल हाइड्रोजन भी बोला जाता है, जो कि हाइड्रोजन की ऐसी फॉर्म है जो कि अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली मिलती है। और इसकी डिस्कवरी से क्या होगा? क्लाइमेट क्राइसिस से हमें काफी जो है आप वहां पर हेल्प कर सकते हैं क्लाइमेट को बचाने के। आगे हम बात करेंगे मशरूम्स की, कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्पोमोसस की। इसकी आप पिक्चर यहाँ पर देखिए, ऐसा दिखता है जैसे शहद का रंग होता है, ऐसा है व्हाइट कलर का, इसकी जैसे डंडी सी है, तो तभी इसका नाम रखा गया है कैंडोलियोमाइसिस एल्बोस्पोमोसस। ये एक टाइनी छोटा फ्रेजाइल लुकिंग मशरूम है, हनी येलो कैप में है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंपस में देखा गया। कहाँ पे है ये? वेस्टर्न घाट्स के पलोडे में। और इसकी जो नई स्पीशीज है, ये नाम एल्बोस्पोमोसस नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वाइट वूली स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसका कैप है ना जैसे वूल होती है वैसा स्ट्रक्चर है। आगे बात करेंगे कवा आइजन क्रेटर लेक की। क्रेटर लेक मैंने अभी आपको बताया था, जो क्रेटर क्या होते हैं, जैसे खड्डा बन गया वो पानी का भर गया, तो क्रेटर लेक है कवा आइजन। रिसेंटली कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने कवा आइजन क्रेटर लेक की इमेजेस दी है, बहुत ही यूनिक नेचुरल फिनोमिनन की। ये जो लेक है ये इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में है, जिसका पीएच लेवल 0.3 से भी कम है। पीएच क्या है? स्केल होता है जिसकी 7 होती है न्यूट्रल वैल्यू, इससे कम होंगे एसिडिक, इससे ज्यादा होंगे एल्केलिन। तो इसका क्या है? 0.3 से भी कम है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसिडिक लेक है। इसको लार्जेस्ट एसिड कॉल्ड्रॉन ऑन अर्थ भी बोला जाता है और वोल्केनिक रीजन है। ये एसिडिक और मेटल पॉल्यूटेड रिवर जो है बान्यू पाहित, उसका सोर्स भी है, वो नदी यहीं से निकलती है, जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले है 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, क्योंकि इंडिया बॉर्न ऑथर नंदिनी दास को मिली है, जिन्होंने कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड रीजन ऑफ एम्पायर बुक लिखी थी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश फैकल्टी की प्रोफेसर भी है। अब बात करते हैं डिफेंस के रिलेटेड एक्सरसाइज पूर्वी आकाश। एक्सरसाइज पूर्वी आकाश इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न एयर कमांड की एक्सरसाइज है, हर साल होती है। एक्सरसाइज ईस्टर्न स्काई जो है कंप्रिहेंसिव एक्सरसाइज है, जो कि ईस्टर्न एयर कमांड की जो कैपेबिलिटीज है उसको दिखाती है। काफी सिग्निफिकेंस है इसका।
पहली बार हुआ है कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में डिप्लॉय किए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे है एक्सरसाइज काजिंद, नाम से पता चल रहा है KAZ मतलब कजाकिस्तान, IND मतलब इंडिया, तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है। 7th एडिशन हुआ था रिसेंटली, कहां पर, कजाकिस्तान के उटार में 30 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक। आगे बात करते हैं महाबली टग शॉप शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि इंडियन नेवी ने रिसेंटली कमीशन की है, कहां पर, गुजरात में। महाबली जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी टोइंग, बर्दिंग एंड सेल्वेज ऑपरेशंस में और नेवी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी से बढ़ेगी। आगे है प्रोजेक्ट कुशा। सो प्रोजेक्ट कुशा जो है ये DRDO के अंडर है, इसके अंडर इंडिया क्या करेगा 2028-29 तक अपना खुद का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करेगा, जो कि जो भी हमारे खतरा है, चाहे वो कोई एयरक्राफ्ट है, कोई ड्रोन है, कोई क्रूज मिसाइल है, उनको खत्म कर देगा। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट रिपोर्ट स्कीम्स इंडेक्सेस की। सबसे पहले है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023। सो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEPA उसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 रिलीज की है, जिसका IEP है, इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। 4 कैटेगरीज पर फोकस करती है, जो कि खतरा है डायरेक्टली जो है किसी भी लड़ाई के ड्राइवर्स है कंफ्लिक्ट के, कौन कौन से, फूड इनसिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर, डेमोग्राफिक प्रेशर, वाटर रिस्क। डेमोग्राफिक प्रेशर होता है आबादी के बढ़ने की वजह से जो प्रेशर आता है। आगे बात करते हैं अमनेस्टी स्कीम की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर उन्होंने अमनेस्टी स्कीम अनाउंस की। इसमें क्या है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर्स है, उनको जनवरी 2024 तक एडिशनल टाइम दिया गया कि वो अपने डिमांड ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल कर सके। डिमांड ऑर्डर क्या है, जो GST है उसके सेक्शन 73 और 74 के अंदर इश्यू किए गए हैं कि अगर डिपार्टमेंट देखता है कि टैक्स शॉर्टफॉल हुई है, यानी कि टैक्स बनता ज्यादा था, आपने कम पे किया, उसके अगेंस्ट आपको डिमांड ऑर्डर जो है इश्यू किया गया, उसी के अगेंस्ट जो है आप अपील कर सकते हो। आगे बात करते हैं श्री सोमनाथ ट्रस्ट जो है उसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये एक रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि सोमनाथ मंदिर को जो है मैनेज करती है, जो कि गुजरात में है, यहाँ जो कि हिस्ट्री में काफी बार इसका नाम आता है क्योंकि बहुत ज्यादा बार इस पे हमला हुआ है। और ये पहली बार हुआ है पिछले 74 इयर्स की हिस्ट्री में कि जो चेयरमैन है 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया, यानी कि 5 साल के लिए यही चेयरमैन रहेंगे। पहले क्या होता था, एक टाइम पे 1 साल के लिए चेयरमैन अपॉइंट होता था। जो सोमनाथ टेम्पल है इसको दियो पत्तन भी बोलते हैं, हिंदू टेम्पल है जो कि प्रभास पत्तन वेरावल में लोकेटेड है गुजरात में। वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स है हिंदूज के लिए, और जो ज्योतिर्लिंग है 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग उनमें से एक है। ये जो सोमनाथ टेम्पल की रिकंस्ट्रक्शन है ये हमारे पहले होम मिनिस्टर थे जो वल्लभ भाई पटेल, उनके अंदर स्टार्ट हुई थी और मई 1951 में स्टार्ट हुई थी उनकी डेथ के बाद। रिकंस्ट्रक्शन क्यों, क्योंकि इस मंदिर पे बहुत सारे हमले हुए थे तो उसमें ये मंदिर पर काफी जो है उसको डैमेज कर दिया गया था। आगे बात करते हैं ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग रिपोर्ट की, जो कि वर्ल्ड बैंक और WHO ने 2018 में स्टैब्लिश की थी। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, अ फ्रेजाइल स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस 2023 रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट। इसमें क्या है कि दुनिया कोई भी आने वाले एपिडेमिक के लिए, कोई पेंडेमिक के लिए कितनी तैयार है वो ये मॉनिटर करती है। पेंडेमिक कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड था। आगे बात करते हैं SBI ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को, जिनकी यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। देन है वर्ल्ड आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये वर्ल्ड जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिलीज करती है। इसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल ग्रोथ है वो क्या है, कम होएगी। ये 3.5% 2022 में था, उससे 2023 में 3% होगी, कम होकर, और 2024 में 2.9% ही रह जाएगी। देन है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023।
ये रिलीज की है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी ने। अडेप्टेशन गैप क्या है, कितना आपने अडेप्ट किया और कितना गोल था, उसमें डिफरेंस। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक लीडिंग एनवायरमेंटल अथॉरिटी है। ये एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक ये भी रिलीज करती है। देन है हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO वो और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये लॉन्च करते हैं। हंगर हॉटस्पॉट क्या है, 22 देश है, ये टेरिटरीज है जिसमें 2 रीजनल क्लस्टर्स भी हैं। ऐसे हॉटस्पॉट्स जो है इसमें ऐसी आबादी है या तो वो इस टाइम पे सफर कर रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी से या फिर आने वाले टाइम में कर सकते हैं। आगे है द हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट, जिसमें HCL टेक के फाउंडर शिव नडार को टॉप मोस्ट पोजीशन मिली है। दूसरे नंबर पर है अजीम प्रेमजी, तीसरे नंबर पर है मुकेश अंबानी। स्पोर्ट्स न्यूज देखते हैं। सबसे पहले 8th बैलोन डियोर 2023 जो कि मिला है अर्जेंटीना के लियोन मेसी और स्पेन की आइटाना बोनमेटी को, जिनकी पिक्चर देख सकते हैं। लियोन मेसी ने 8वीं बार ये अवार्ड जीता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहले सचिन तेंदुलकर का स्टेचू अनवील किया गया है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 2034 का फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट अनाउंस कर दिया गया है, वो बनेगा सऊदी अरेबिया। 2030 का है जो वर्ल्ड कप फीफा का, वो मोरक्को, पोर्टुगल, स्पेन में होगा और अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे में भी मैच होंगे। 2026 में जो है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में ये मैचेस होंगे फीफा वर्ल्ड कप के। अब बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज की। इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस जो है लॉन्च किया गया है जियो के द्वारा, रिलायंस जियो के द्वारा, जिसका नाम है जियो स्पेस फाइबर। इससे क्या है कि जो एरियाज में इंटरनेट सर्विस नहीं है, रिमोट एरियाज है, दूर दराज एरियाज है, वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देंगे। आगे है कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2023। सो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AI, ये क्या है, कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बनाया गया है ग्लासगो बेस्ड जो स्कॉटलैंड में है, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। ये क्या है, नेक्स्ट ग्रेट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बनने जो गई है। और AI क्या है, आप आर्टिफिशियली जो ह्यूमंस की इंटेलिजेंस है वो क्रिएट करते हैं। ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। सबसे पहले है सलीम उल हक पास्ट अवे। ये एक फेमस क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट प्रोफेसर थे, बांग्लादेश से बिलोंग करते थे, जिनकी आप पिक्चर देख सकते हो। इनका रिसेंटली देहांत हुआ है। ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर भी थे। देन है थॉमस केनेथ मैटिंगली टू, ये एक रेनाउंड एस्ट्रोनॉट थे जो अपोलो 13 जो चांद पर गया था USA का, उसके सेफ रिटर्न के लिए में भी इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनकी भी पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। सबसे पहले तो 1 नवंबर को बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी। एक तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे होता है, जो कि 1994 में इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जहां पर वीगन एनिमल राइट एक्टिविस्ट लुई वलीस थे, वो एक सुटेबल सेटिंग की तरफ देख रहे थे। और इस दिन और इसकी 50वीं एनिवर्सरी जो है वीगन सोसाइटी की वो मनाई जाती है। देन है राज्योत्सव डे जो कि है कर्नाटका फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को। 1 नवंबर को इंडिया की 7 स्टेट्स और 2 यूटीज जो है वो अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करती हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, इसके अलावा लक्षद्वीप और पुडुचेरी इस दिन बने थे। आंध्र प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। केरला और कर्नाटका बने थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर। केरला बना था 1 नवंबर 1956 को। इसकी फॉर्मेशन से पहले ये मालाबार, ट्रावंकोर और कोचीन 3 इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थी, इकट्ठी होकर केरला बना। मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को। ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के हिसाब से। और 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से निकाला गया अलग। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना पंजाब से निकालकर। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम था वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे का फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। इस हफ्ते में यही इंपॉर्टेंट डे थे।
ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम हैंडल, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप का भी मिल जाएगा, जहां पर आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।